ऑनलाइन सेशन में। और हम आज आपको कल जहाँ से हमने ख़त्म किया था आज उसको आगे बढ़ाएँगे। कल हमने 20 क्वेश्चन किए थे। सैंपल पेपर हम सॉल्व कर रहे थे 2021-22 का। तो पहले कुछ लोग जुड़ जाएँ, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएँगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे 20 क्वेश्चन कल हमने कर लिया था और आज से हम शुरू करेंगे 21वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो 21वां क्वेश्चन होगा और जो भी ये एक्चुअली पिछली बार सीबीएसई ने टर्म 1 और टर्म 2 में एग्ज़ाम लिया था और टर्म 1 जो था वो आपके हाफ सिलेबस का था और टर्म 2 में फिर सब्जेक्टिव हुआ था, एमसीक्यू में टर्म 1 हुआ था। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो जो भी एमसीक्यू मिलेगा तो ये टर्म 1 का एमसीक्यू है, आपके आधी किताब का है। उसमें भी कुछ चैप्टर्स उन्होंने डिलीटेड रखे थे जो कि इस बार जुड़ गए हैं। तो खैर हमारे पास तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर रहेगा तो उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक सेकंड मैं इसको शुरू करता हूँ। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ रूरल सेटलमेंट। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और बेहतर हो दिखे। हाँ, अब यहाँ क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे होंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ रूरल सेटलमेंट, यानी कि रूरल सेटलमेंट का की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो डिराइव इकोनॉमिक नीड्स फॉर प्राइमरी एक्टिविटीज, derive economic needs from secondary activities, derive economic needs from tertiary activities और या फिर quaternary activities। तो यहाँ पर हमें ये देखने की बात है कि भाई प्राइमरी एक्टिविटी ये रूरल सेटलमेंट में होता क्या है, मेनली प्राइमरी एक्टिविटीज होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर ये सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज यूज्ड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर इन इंडिया। भारत के ये जो 4 सेक्टर दिए गए, डोमेस्टिक, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इसमें से सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो पानी का यूज़ कौन करता है? क्या डोमेस्टिक सेक्टर करता है, क्या कमर्शियल करता है, क्या एग्रीकल्चर करता है या फिर इंडस्ट्री करता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा एग्रीकल्चर। एक्चुअली इरिगेशन में वाटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो सबसे ज़्यादा वाटर यूज़ करने वाला जो सेक्टर है, वो है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हू अमंग द फॉलोइंग हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। यहाँ पर हमें देखने योग्य बात है कि 4 विद्वानों के नाम दिए गए। आपके चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन है कि नियो डिटर्मिनिज्म किसने इंट्रोड्यूस किया था? क्या रेडज़ेल ने किया था? क्या ग्रिफिथ टेलर ने किया था? क्या एलन सेम्पल ने किया था? या फिर ब्लाश ने किया था? तो यहाँ पर आपको आपके सामने 3 मैं आपको ये मेरी बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको तीनों ही थ्योरी याद होनी चाहिए। यानी कि पॉसिबिलिज़्म, डिटर्मिनिज़्म और नियो डिटर्मिनिज़्म। पॉसिबिलिज़्म आपने पढ़ लिया होगा, आपने डिटर्मिनिज़्म भी पढ़ा होगा। उसके बाद नियो डिटर्मिनिज़्म किसने दिया था? एक्चुअली इसको दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। और ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। और क्या है ये नियो डिटर्मिनिज़्म? तो अगर हम देखें तो ये है नियो डिटर्मिनिज्म इज द कंसेप्ट coined by Griffith Taylor, यानी कि इसको ग्रिफिथ टेलर ने दिया था कहाँ पर? इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। नियो डिटर्मिनिज्म रिफ्लेक्ट्स अ मिडिल पाथ बिटवीन टू आइडियाज ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि दो तरह के विचारधाराएं होती हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। एक तो होती है संभववाद जिसको हम कहते हैं पॉसिबिलिज्म, और दूसरा होता है पर्यावरणीय निश्चयवाद जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो इन दोनों के बीच का जो रास्ता है वो दिखाता है नियो डिटर्मिनिज्म। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स विच डू नॉट द इन्वायरमेंट। एक्चुअली क्या है कि हमें जो भी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करनी है, जैसे कि आपने निश्चयवाद में पढ़ा होगा कि यहाँ पर हमें मानव जो है वो प्रिमिटिव एज में उसके सारे एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल होता था नेचर का। आपने भी पॉसिबिलिज्म पढ़ा जिसमें कि पॉसिबिलिज्म में ये बात है कि नहीं, मानव जो है वो प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर
अपने पदचिह्न छोड़ सकता है, उसमें संभव कर सकता है, मतलब जो भी ऐसी जगहों पे वो रह रहा है, जहाँ पर पहले रहना संभव नहीं था, खा रहा है, तो बीच का रास्ता निकालता है कौन? नियो डिटर्मिनिज़्म। वो ये कहता है कि अ, पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन लिमिट किसकी होनी चाहिए? लेकिन गॉ जो एनवायरनमेंट हमको लिमिट क्रिएट कर रहा है उसके अंदर ही। ह्यूमन कैन कंट्रोल नेचर। ह्यूमन जो है वो नेचर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन कैसे? बाय ओबेइंग देम। यानी कि नेचर के आज्ञा को मानते हुए नेचर को आप कंट्रोल कीजिए। तो ये कहाँ से टॉपिक आया है? ये है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग attributes has not been adversely affected by, ये है क्या हमारा? माइग्रेशन टॉपिक निकल गया है, आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं सेक्शन बी में और सेक्शन बी में हमको मिलते हैं 24 क्वेश्चन हैं टोटल। इसमें से आपको पिछले साल तक ये चाइना, यहाँ रोक देते हैं, यानी चाइना यहाँ पर है। तो ये है एशिया का सबसे बड़ा देश, चाइना। अब चलते हैं हम यूरोप के सबसे बड़े देश में। यूरोप का सबसे बड़ा देश ये रहा रशिया। हालाँकि रशिया के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। रशिया का कुछ पोर्शन जो है वो अ, एशिया में भी है, कुछ यूरोप में भी है। इसलिए यहाँ पर हालाँकि हम रशिया को दिखा रहे हैं विश्व का, ये यूरोप का सबसे बड़ा देश। अब चलते हैं हम नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े देश में, वो है कनाडा। चलिए कनाडा यहाँ पर, यहाँ से हम सीधे चले कनाडा, ठीक है? और फिर साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन-सा है? अभी जस्ट बताया गया था आपको, ब्राज़ील। तो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपके सामने आ रहा है और वो है ब्राज़ील, ठीक है? और इसी तरह से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन-सा है? तो अल्जीरिया। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ टाइप कर लेते हैं अल अल्जीरिया। एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई ये अल्जीरिया। ओके, यहाँ पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में, हाँ, यहाँ बता रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम और जो अगला क्वेश्चन है उस पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन यूरोप। यानी यूरोप में इनमें से कहाँ पर, ठीक है, यूरोप में इनमें से कहाँ पर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है? एक बात यहाँ पर आप देखिए, कॉमन बात है। एक्चुअली पंपास हो, चाहे ये स्टेपीज हो, चाहे डाउन्स हो, चाहे प्रेरीज हो, एक्चुअली ये घास के मैदान है, ठीक है? ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है? लेकिन अलग-अलग कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और आपको पता है ये भी होना चाहिए कि यही वो इलाके हैं जहाँ पर गेहूँ की भी एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग भी की जाती है। तो इसका आंसर हम बाद में ढूँढेंगे, पहले हम ये पता लगाते हैं कि कहाँ-कहाँ पर ये हैं। तो चलिए हम देखते हैं। मेजर एरियाज़ इन द वर्ल्ड नोन फॉर कमर्शियल फार्मिंग ऑफ व्हीट, दीज़ आर यूएस एंड कैनेडियन प्रेरीज़। यानी कि यूएसए और कनाडा में क्या है? प्रेरी है। स्टेपी कहाँ पर है? यूरेशिया में, यानी कि ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा, यूरोप और रशिया का जो इलाका है। अर्जेंटीना में पंपास है, यानी कि साउथ अमेरिका में पंपास हो गया और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि भैया यूरोप में कौन-सा है? तो ऑब्वियस सी बात है, यूरोप में कौन-सा होगा? स्टेपी। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को लेते हैं। Which one of the following is a region of North America practicing subsistence gathering?
यानी कि नॉर्थ अमेरिका में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के किस इलाके में सबसिस्टेंस गैदरिंग की जाती है? आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि सबसिस्टेंस गैदरिंग है क्या? तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा कि जीवन निर्वाह है, सबसिस्टेंस का मतलब पेट भरने वाला काम। तो यहाँ पर क्या गैदरिंग का मतलब संग्रहण, यानी जीवन जीने के लिए, जीवन का निर्वाह करने के लिए इकट्ठा करने का काम करते हैं। किन चीज़ों को इकट्ठा किया जा सकता है? ये कंद-मूल, फ्रूट्स, अ, रूट्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनको इकट्ठा करके लोग जीने का काम करते हैं। कहाँ पर होता है ये? तो जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में बताया जा रहा है, प्रेरी तो अभी हमको पता चला ये घास का मैदान है जहाँ गेहूँ की खेती होती है। या तो नॉर्थ कनाडा होगा, या मेक्सिको होगा, या ग्रेट लेक होगा। अब ग्रेट लेक की अगर हम बात करें तो ग्रेट लेक के आस-पास बहुत ही विकसित इलाका है। बड़े ये तो ग्रेट लेक ये नॉर्थ अमेरिका में है, और ये भी नहीं इसका आंसर होगा। मेक्सिको की बात करें वहाँ भी नहीं, तो आंसर क्या सही निकलता है? नॉर्थ कनाडा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल स्टेशंस कनेक्ट ट्रांस कैनेडियन रेलवे? एक्चुअली आपके सिलेबस में ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज हैं, यानी कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे क्या होते हैं? देखिए, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, आपने पढ़ा भी होगा कि जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे होते हैं, वो होते हैं, मैं इसको सही कर लूँ थोड़ा, हाँ, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज कनेक्ट टू एंड ऑफ अ कॉन्टिनेंट, यानी कॉन्टिनेंट के दो एंड को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर ये कोई कॉन्टिनेंट है, तो इसका एक्स और वाई इसके दो छोर हैं, तो उसको जोड़ने का काम करता है। They are instrumental in economic life of a country. They are constructed for economic and political reasons to facilitate long runs in different directions. They are essential for transportation of not only passengers but mainly of freight. Example, ट्रांसकॉन्टिनेंटल साइबेरियन रेलवे, जो कि दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, याद रखिएगा। हालांकि यहाँ आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल स्टेशंस कनेक्ट ट्रांस कैनेडियन रेलवे। एक मैं सलाह देना चाहता हूँ आपको, जितने भी आपके ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज दिए गए हैं, उनके टर्मिनल स्टेशन आप याद कर लीजिए, क्योंकि टर्मिनल स्टेशन अक्सर पूछा जाता है। तो इसलिए जरा देखते हैं कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। क्या हैलिफैक्स और वैंकूवर, क्या न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को? ऑब्वियस सी बात है, ये यूएसए में, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, अब कहाँ की बात हम कर रहे हैं? बिल्कुल लास्ट में, यानी कि जो टर्मिनल स्टेशन होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है हैलिफैक्स और वैंकूवर। चलिए हम देखते हैं एक बार, गूगल मैप में देखते, गूगल अर्थ में देखते कि, सॉरी ये गलत हो गया। हाँ, हम यहाँ पर ये देखते हैं हैलिफैक्स कहाँ पर है। हेली हैलिफैक्स है आपका कनाडा में, और ये किस छोर पे होना चाहिए? ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अटलांटिक ओशन के किनारे है। ठीक है, अब दूसरे छोर पे किससे जोड़ने की बात कही जा रही है? वैंकूवर से बात करने, वैंकूवर से बात जोड़ने की बात कही जा रही है। हम जरा वैंकूवर को देखें कहाँ पर है। वैं ठीक है, हम वैंकूवर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए वैंकूवर को, यहाँ आप देखिए, अरे ये पूरी पृथ्वी, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए वैंकूवर कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यानी कि हैलिफैक्स से वैंकूवर, ये है पैसिफिक ओशन के किनारे है। तो इसलिए कनाडा के दोनों छोरों को जोड़ने का काम कर रहा है। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि कनाडा जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, और नॉर्थ अमेरिका के दोनों सिरों को जोड़ने का काम कर रहा है ट्रांस कैनेडियन रेलवे। चलिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। तो उससे जुड़े हुए सभी हम तथ्यों को देखेंगे, पॉइंट्स को देखेंगे, क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट हेविली यूज्ड इनलैंड वाटरवेज ऑफ द वर्ल्ड? इनमें से कौन सा इनलैंड वाटरवे है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसका यूज किया जाता है? क्या सुएज कैनाल, क्या पनामा कैनाल, क्या राइन वाटरवेज, क्या वोल्गा वाटरवेज? अब यहाँ पर तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ये जितने भी वाटरवेज है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि खास करके सुएज कैनाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पनामा कैनाल, सुएज कैनाल, राइन वाटरवे भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, वोल्गा भी पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए चारों के बारे में।
तो जरा देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक्चुअली इसमें दो तो ऐसे हैं जो कि ओशन को जोड़ने का काम करते हैं, सी को जोड़ने का काम करते हैं, वो सुएज और पनामा। तो यानी कि ये तो हमारे ऑप्शन से क्या है। अब दो रिवर है इसमें, वो कौन-कौन से हैं? यानी कि पहले तो हम इसको कैंसल कर देते हैं, कैंसल हो गया। अब हमारे सामने राइन और वोल्गा है, तो ये तो राइन होगा, ये वोल्गा होगा। तो जिस जो आपको पता होना चाहिए, राइन जो रिवर है, उसको कोयला ढोने वाली रिवर भी कहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा यूरोप में इनलैंड वाटरवे का काम करती है। ज़रा राइन रिवर को देखने की कोशिश करते हैं, कहाँ पर है राइन रिवर? चलिए हम टाइप करते हैं इसमें राइन। ज्योग्राफी को मैप से पढ़िएगा तभी जाकर के ये बेहतर तरीके से क्लियर होगा। राइन रिवर, रिवर भी आ गया। चलिए हम लगा लेते हैं राइन रिवर। ये हम नॉर्थ अमेरिका में थे और यहाँ से सीधे हम चले गए यूरोप में, और यूरोप में यहाँ पर राइन रिवर दिखाया जा रहा है। चलिए राइन रिवर हमें दिख गया, ये है राइन रिवर। और नीचे जाते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं। ये देखिए 3D इमेज में आप देख सकते हैं इसको, ये है राइन रिवर। ये जो रिवर जा रही है, ये है राइन रिवर। और मैं बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल 3D इमेज में दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखिए राइन रिवर है। तो राइन रिवर दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसको कह रहे हैं कि इनलैंड वाटरवे है, जिसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 30 से 48 तक आपको दोनों चीज़ों को पढ़ना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। चलिए देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं क्या है भाई, कितना टफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोन रैपिडली ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी। यानी कि ये कहना ये चाह रहा है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा था। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ इट। और जो ट्रेड का जो विस्तार हुआ था, यानी व्यापार का जो विस्तार हुआ था कब, 16वीं और 17वीं शताब्दी में, ये इसका बहुत बड़ा कारण था कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ था। कब? 16th और 17th सेंचुरी में। अब जरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे? कह रहा है कि ऑप्शन ओनली वन इज करेक्ट। क्या केवल ऑप्शन वन ही सही है? क्यों ओनली टू इज करेक्ट? बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनकरेक्ट, दोनों ही कथन गलत है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू करेक्टली एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट। हमें लगता है इसका आंसर सही है ये, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट तो सही है, सीधी सी बात है। क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो हुआ था वो 16 तो 17 सेंचुरी में बहुत तेजी से हुआ था। और दूसरी बात ये भी है कि इसका कारण था कि 16 तो 17 सेंचुरी में व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा था। चलिए हम आपको ये दिखाते हैं। ये ये ग्राफ आपने देखा होगा, आपके फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखें तो इस ग्राफ में आप देखेंगे कि ये आप किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ जो हुआ है वो धीरे-धीरे एक किस 12,000 साल पहले बहुत ही धीमा रफ्तार था। फिर जिसका इसका जन्म हुआ तब वर्ल्ड का पॉपुलेशन इतना ही था। लेकिन 17th सेंचुरी के बाद आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, और ख़ास करके 1750 के भाई 1750 से तो एकदम बिल्कुल स्पीड ही बढ़ गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो समय था, इस समय बहुत ही पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा था। तो ये जो पॉपुलेशन के बहुत तेज़ी से बढ़ने का जो कारण है, वो कई कारण है। ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई 18th सेंचुरी में पॉपुलेशन जो बहुत तेज़ी से बढ़ा, उसके कारण क्या थे? आपने पढ़ा होगा कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर होती, लोगों को खाने-पीने का फूड सिक्योरिटी हो गई थी। तो इन कारणों से वर्ल्ड का पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा था। तो ख़ैर, तो यहाँ पर आंसर हमारा मिल चुका है। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सही तरीके से मैच नहीं किया गया है। अब ये देखिए, ये पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आपका फर्स्ट बुक का जो चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट, वहां से ये लिया गया क्वेश्चन। और इसमें आप देखेंगे कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट की 4 पिलर होते हैं, बिल्कुल सही। इक्विटी भी होता है, सस्टेनेबिलिटी भी होता है, प्रोडक्टिविटी भी होता है, और एम्पावरमेंट भी होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर
कि इक्विटी के बारे में कह रहा है कि मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबॉडी, बिल्कुल सही है, सभी को बराबर अवसर मिले। कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सस्टेनेबिलिटी, अब ये भी है सही कि लगातार जो अपॉर्चुनिटीज है वो ऐसा नहीं है कि एक ही जनरेशन के पास रहे, सबके सबको जो है वो लगातार अवसर जो है वो लगातार क्या होता रहे, मिलता रहे। ठीक है, तो यानी कि ये भी सही है। सी क्या कह रहा है, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में कह रहा है कि रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द इन द फ्यूचर, ये नहीं है। इसका मतलब है कि ये गलत है और यही तो पूछ रहा है, इनकरेक्टली मैच्ड। और एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ईच कम्युनिटी ऑक्यूपाइज अ वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी एज अ मैटर ऑफ ट्रेडिशन, above mentioned line is an important characteristics of which of the following activity, किस एक्टिविटी की बात कही जा रही है कि हर कम्युनिटी जो होती है, इसमें जो भी कम्युनिटी होती है उसके पास एक अपना खुद का एरिया होता है, खुद की टेरिटरी होती है, जहां पर अगर ट्रेडिशन की बात करें तो एकदम उनका अपना एक एरिया होता है जहां पर ये लोग रहते हैं, इस पूरे एरिया में ही ये लोग अ, रहते हैं। तो ये किसकी बात कही जा रही है, क्या सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात कही जा रही है, क्या नोमैडिक हर्डिंग की बात कही जा रही है, क्या प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात कही जा रही है, या फिर क्या कलेक्टिव फार्मिंग की बात कही जा रही है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, नोमैडिक हर्डिंग। अगर आपने नोमैडिक हर्डिंग के बारे में पढ़ा है, यानी चलवासी पशुचारण, अगर आपने चलवासी पशुचारण के बारे में पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपका आंसर ये है, नोमैडिक हर्डिंग or pastoral nomadism is a primitive subsistence activity in which the herders rely on animals for food, clothing, shelter, tools and transport. इसलिए अपने जानवरों के ऊपर ये निर्भर करते हैं। They move from one place to another along their livestock, ये अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पास्चर्स एंड वाटर, कहाँ पर किस तरह का घास का मैदान है या पानी की स्थिति कैसी है, इसी हिसाब से लोग एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते हैं। अब इससे पहले वाले जो टॉपिक्स थे वो भी मैं बता दूं, इक्विटी का खैर मैंने बता दिया था। अगर प्रोडक्टिविटी उसका गलत था तो सही क्या होना चाहिए था, प्रोडक्टिविटी के लिए होना चाहिए था ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख सकते हैं। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन उसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि हालांकि आप पढ़ लीजिएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है कि ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जरा हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा एक सेकंड, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्मार्ट सिटी मिशन। अब इसमें से स्मार्ट सिटी मिशन के लिए सही बात कौन सी नहीं है। अब देखिए, मैं वैसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन मैं और टाइम भी हमारे पास बहुत ज्यादा अभी हो चुका है, तो इसलिए मैं जल्दी से देखता हूँ ये स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कौन सी बात सही नहीं है। यहाँ पर बैटरी भी हमारी जाने वाली है, एक सेकंड का मुझे समय दीजिए ताकि मैं इसे चार्ज में लगा दूं। तब तक आप सोचिए इसका आंसर सही क्या होगा। ये पॉपअप आ रहा है, मैं इसको भी हटाता हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा एक एक क्लियर कट, आप जो चौथे को देखिए, आपको सब कुछ सारी सच्चाई जो है ना वो आपको पता चल जाएगी। जब आप चौथे ऑप्शन को देखिए, चौथे ऑप्शन को देखते ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब भाई स्मार्ट सिटी अगर मिशन अगर हम बना रहे हैं तो क्या इससे हम बेरोजगारी बढ़ाएंगे, वो तो कभी हो ही नहीं सकता है, यानी कि वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना। तो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं, इस बीच में हमारी बैटरी भी सही हो गई है। और नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, और नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक हमसे ये कह रहा है, अगर हम चौतीसवें क्वेश्चन, अच्छा इसको हम लगा दें यहाँ पर सही। चौतीसवां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इन्वायरमेंटल कंसीक्वेंस ऑफ माइग्रेशन, चलिए हटाइए, ये अभी हमारा हट चुका है। अब यहाँ देखिए, इन हिमालयन रीजन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर लिंक्ड विद द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसह्यूमंस, यानी कि आप ये जो चारों आप देख रहे हैं, चारों में से कौन सी जो जनजाति है वो ट्रांसह्यूमंस से जुड़ी हुई है। ट्रांसह्यूमंस क्या है, एक से थोड़ी कट गया। ट्रांसह्यूमंस जो है इसके बारे में अगर हम देखें
तो ट्रांसह्यूमस कहते हैं द प्रोसेस, ऋतु प्रवास, इसको हिंदी में कहते हैं ऋतु प्रवास, है ना। हिंदी मीडियम के जो बच्चे होंगे वो समझ सकते हैं ऋतु प्रवास। और ऋतु प्रवास क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरिया टू पास्चर्स ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन पास्चर्स टू प्लेन एरिया ड्यूरिंग विंटर इज नोन एज ट्रांसह्यूमस। यानी कि देखिए क्या होता है कि पहाड़ के ऊपर बर्फ जम जाती है, कब? विंटर में। जब पहाड़ों के ऊपर जब विंटर में बर्फ जम जाती है, तो जो वहां पे रहने वाले जो नोमैडिक हर्डर्स है, वो अपने जानवरों को लेकर के नीचे उतर आते हैं, ताकि उनको वहां पर वाटर मिले, उनके जानवरों के लिए पास्चर्स मिले। फिर जब गर्मियों में, जब समर में क्या होता है, सेकंड सीन पे चलते हैं। समर में क्या होता है, वो सारी बर्फ जो होती है वो पिघल जाती है, तो ऊपर वाटर भी हो जाता है, और क्या कहते हैं कि नई नई घास भी उग जाती है, तो ये वापस माइग्रेट कर जाते हैं ऊपर की ओर। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसह्यूमेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तो ट्रांसह्यूमंस, अब इंडिया में कौन-कौन से इंडिया में बेटा हिमालय वाले जो एरियाज़ है, हिमालय वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर ट्रांसह्यूमंस काफ़ी होता है। और वहाँ पर होता है गुज्जर्स, बकरवाल, गद्दी और भोटिया जो लोग हैं, ये लोग माइग्रेट करते हैं फ्रॉम प्लेन टू द माउंटेन इन द समर्स एंड टू प्लेन फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड पास्चर्स इन विंटर। आगे चलते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ी-सी गलत लग रही है, प्लेन टू द माउंटेन्स इन समर्स एंड टू द प्लेन हाँ, ये सही है। आगे चलते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर सही कौन-सा होगा? कि देखिए कह रहा है इसमें से आपको कौन-सा दिखा? यस, बकरवाल। आगे चलते हैं अब, बस कुछ ही क्वेश्चन रह गए, क्योंकि मैं 40 क्वेश्चन कराऊँ, 40वें क्वेश्चन तक कराऊँगा आज। तो 36वां क्वेश्चन क्या कहता है हमें? ये इस कॉलम 1 में कुछ सिटीज़ है, कॉलम 2 में क्या फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है? तो क्या अम्बाला को किसके साथ जोड़ेंगे? अम्बाला क्या है? मुगलसराय क्या है? मुगलसराय का नया नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है। अंकलेश्वर, अलीगढ़, शिमला, सहारनपुर। तो जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। और अलीगढ़ बेटा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता है, यानी कि अलीगढ़ को हम जोड़ सकते हैं एजुकेशनल टाउन के लिए। शिमला नाम सुनते ही जैसे कि हमको पता चलता है, शिमला है तो लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाएँगे, टूरिस्ट टाउन है। अब ज़रा देखते हैं अंकलेश्वर में क्या होता है। अच्छा, उससे पहले मुगलसराय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ा जंक्शन है, रेलवे लाइनें आपस में मिल जाती हैं, और वहाँ से आप पूरे इंडिया में आपको जहाँ जाना है वहाँ से आप ट्रेन बदल के जा सकते हैं। अब बच गया क्या? अम्बाला, अंकलेश्वर, सहारनपुर। तो देखिए अम्बाला, अंकलेश्वर और सहारनपुर, सहारनपुर को हम किससे जोड़ सकते हैं? और कौन है? अम्बाला, अंकलेश्वर और सहारनपुर, ठीक है। कहाँ पर लगना चाहिए सही? अम्बाला के लिए हम लगा देते हैं माइनिंग टाउन। क्या सही होगा? बिल्कुल गलत, अम्बाला में कोई भी माइनिंग नहीं होती है। तो फिर क्या अम्बाला के लिए हम क्या लगाएं? यहाँ के हिसाब से, लेकिन बाकी अगर हम सबको जोड़ते हैं तो फिर अम्बाला माइनिंग टाउन के लिए, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक हम करते हैं अम्बाला गैरिसन टाउन। अच्छा, अम्बाला कैंट, आपने सुना है ना? अम्बाला कैंट, अम्बाला में भारतीय सेना की छावनी है, इसलिए अम्बाला क्या हो गया? गैरिसन टाउन हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया? अंकलेश्वर, अंकलेश्वर को अभी तक हमने नहीं जोड़ा था, तो अंकलेश्वर को जहां हम जा रहे थे वहीं चले जाते हैं, यानी कि माइनिंग टाउन। ठीक है, और क्या बच गया? सहारनपुर बचा, और सहारनपुर के लिए क्या बचा? कॉमर्शियल टाउन। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन पूरा हो गया। अब इसके हिसाब से आप लगा लीजिए आंसर इसका क्या होगा। आंसर इसका होगा, इसका आंसर होगा बी। 37 क्वेश्चन में हम चलते हैं, और 37वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? दिस एज वॉज marked by the use of computers and sophisticated statistical tool. Laws of physics were often applied to map and analyze. Select the correct option. फिर ये क्वेश्चन आता है हमारा, ये आया है, जैसे अगर फर्स्ट चैप्टर में आप जाएंगे तो फर्स्ट चैप्टर के सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, और उसमें अगर आप देखेंगे तो क्या ये रीजनल एनालिसिस है, क्या क्वांटिटेटिव रिलेशन है, क्या एरियल डिफरेंशिएशन है, या फिर क्या स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका सही आंसर होगा
क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, क्योंकि उस दौर में क्या हुआ था, उस दौर में ज्योग्राफी में हर चीज को नहीं 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 सॉरी, ये क्वेश्चन में कुछ वो बता गया, एक सेकंड इसको मैं हटाता हूँ, एक सेकंड, मैं कुछ और सोच रहा था। तो द एज वॉज मार्क्ड ऑफ, नहीं ये तो होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मैं, क्योंकि आंसर की कुछ और कह रही है और हमारी जानकारी जो है वो कुछ और कह रही है। अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखें, और फर्स्ट चैप्टर में आप अप्रोचेस टू ह्यूमन ज्योग्राफी अगर आप देखेंगे, ब्रॉड स्टेज एंड थर्स्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जरा इसमें हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन की बात क्या कही जा रही है। ओके, सही है बिल्कुल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या पूछ रहा है, ये बहुत बड़ी बात, देखिए एज पूछ रहा है। यस, देखो बच्चों, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को हम गलत समझ लेते हैं। ये क्या पूछ रहा है, किस एज में, यहाँ जो लिख रहा है यहाँ पर आप ध्यान दें, दिस एज वाज मार्क्ड बाय यूज ऑफ कंप्यूटर्स, तो किस एज में, तो जैसा कि आप देखेंगे अप्रोचेस जो थे, एक्चुअली कौन कौन से अप्रोचेस हैं, अप्रोचेस है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, दूसरा था रीजनल एनालिसिस, तीसरा था एरियल डिफरेंशिएशन, चौथा था स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा था इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियर स्कूल्स, और छठा था पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी। मेरे पास शायद होगा भी तो मैं दिखा दूं आपको, यस है, यस, देखिए हमारे पास तो ये चीजें हैं। यहाँ पर आप देखिए, तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक में आइए। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक क्या कह रहा है, जो आपकी बात कर रहा है वो यहाँ पर है। इसका मतलब आंसर जो है, हाँ, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हुआ था। ये देखिए, इसके अंतर्गत क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हुआ था, लेकिन किसकी बात पूछी जा रही है, अप्रोच की बात पूछी जा रही है, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। किस एज की बात पूछी जा रही है, तो ये होगा स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप लाइन से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसके लिए यहाँ लिख भी देता हूँ। वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 नंबर के कई सारे क्वेश्चन इसमें छिपे हुए रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बस बहुत कम क्वेश्चन आज के लिए बच गया है, और तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा हट गया इसलिए हटाइए। 39 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो इसमें देखिए कि कौन सही तरीके से नहीं जोड़ा गया है। क्या ट्रक फार्मिंग, अच्छा, ये पांचवा चैप्टर जो है, जो प्राइमरी एक्टिविटीज है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पिछले बार के सैंपल पेपर में पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप देखिए, ट्रक फार्मिंग को जोड़ा जा रहा है ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल से, फैक्ट्री फार्मिंग को जोड़ रहा है रियरिंग ऑफ पोल्ट्री एंड कैटल से, मार्केट गार्डनिंग को जोड़ रहा है ग्रोइंग ऑफ फ्लावर से, और विटी कल्चर को जोड़ रहा है रियरिंग ऑफ फिश से। तो आपको पता होना चाहिए, क्या विटी कल्चर जो है फिश के उत्पादन से जुड़ा हुआ, नहीं, विटी कल्चर के किसके प्रोडक्शन को कहते हैं, अंगूर के उगाने को हम विटीकल्चर कहते हैं। इसका मतलब डी जो है वो सही तरीके से जोड़ा नहीं गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स एंड चूज द करेक्ट टाइटल आफ्टर एसोसिएटिंग देम। मोर ऑफन such a pattern may also result from segregation or fragmentation of large compact village। यानी कि एक विलेज, एक सेटलमेंट है, रूरल सेटलमेंट की इसमें विशेषता बताई जा रही है। आपको उस रूरल सेटलमेंट को पहचानना है। पहला तो ये बता दिया गया। दूसरा क्या है, द लैंड owning and dominant community occupies the central part of the main village, whereas people of lower strata or of society and menial workers settle on the outer flank of the village. They are found in Gujarat plains and some parts of Rajasthan। क्या इसका आंसर होगा, क्या हेमलेटेड सेटलमेंट, हमने शुरू में इसके बारे में पढ़ा था, नहीं हो सकता ये। सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड, क्या आइसोलेटेड सेटलमेंट, या फिर क्लस्टर्ड सेटलमेंट, या फिर आइसोलेटेड सेटलमेंट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड।
तो यहाँ पर मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूँढिए और मैं यही कहूँगा आपसे कि जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, ये भले ही 1 मार्क क्वेश्चन है, लेकिन आप इनको इसके पूरे टॉपिक को पढ़िए और देखिए, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको बिल्कुल समझिए। तो आज के लिए मैं बस इतना ही। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और इनको बाकी जो क्वेश्चन्स हैं, उनको भी बेहतर तरीके से पढ़िए। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अंदाज़ा लगता जाएगा। हालाँकि मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये सैंपल पेपर पिछले साल का पैटर्न पूरा बदल चुका है। पिछली बार का सैंपल पेपर बिल्कुल अलग था क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न भी अलग था। तो वहाँ से बस हम क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही उठाएँगे। बाकी इस साल का कैसा क्वेश्चन पेपर होगा, वो हमने पहले ही बता दिया है। ये सीबीएसई ने जारी भी कर दिया। सीबीएसई अकेडमी के वेबसाइट पे आप जाकर के देख सकते हैं 2022-23 का सैंपल पेपर। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।